हेलो फ्रेंड्स। तो इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर जो है फंडामेंटल राइट पर आधारित है, मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। यह तमाम एग्जाम जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट लेवल का सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में बात किए थे कि फंडामेंटल राइट जो है संविधान में है और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। इसमें हम ऐसे अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे या वर्णन करेंगे जो अधिकार नागरिकों को के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है और यह हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ढेर सारा अधिकार प्राप्त हुआ, तो कुछ को फंडामेंटल राइट भाग 3 में रखा गया और कुछ को डीपीएसपी के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट के बाद जो अगला लेक्चर होगा वह डीपीएसपी पे ही होगा। डीपीएसपी भी एक तरह का अधिकार ही है जो कि राज्य के द्वारा दिया जाता अपने नागरिकों को अपने वो क्षमता के अनुसार, यानी कि वह अलग अलग तरह का सुविधा, अलग अलग तरह का अधिकार जो है देने का काम करते हैं। लेकिन यह डीपीएसपी जो बाध नहीं है कि यह अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है हमारा, यह बाध है, यानी सरकार देगा वो अधिकार जो फंडामेंटल राइट में लिखा गया है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का तो ये भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। पहले 7 प्रकार का अधिकार था लेकिन अब 6 है। तो संपत्ति का अधिकार जो है 7 जो था, तो एक संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। अब इसे शामिल कर दिया गया है आर्टिकल 300A में, अनुच्छेद 300A में इसे शामिल कर दिया गया है। तो पहले 7 था मौलिक अधिकार, अब 6 है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें कि मूल अधिकार का कंसेप्ट जो है अमेरिका से लिया गया है, इसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब ढेर सारा अधिकार जब एक साथ प्राप्त हो तो कहीं न कहीं इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये ब्रिटेन की अवधारणा है मैग्ना कार्टा जो वर्ड है। अगर हम विशेषता की बात करें मौलिक अधिकार का, तो यह नागरिकों को राज्य के से बचाता, यानी कि राज्य डू नॉट क्रॉस का लिमिट सेट किया गया है, यानी कि राज्य जो है नागरिकों के अधिकार को नहीं छीन सकता है। यानी कि राज्यों से सरकारों से किसको, नागरिकों को बचाया जाता है। तो यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति की है जो कि किसको मिला है, नागरिक को मिला है। किनके खिलाफ मिला है, राज्य के खिलाफ मिला है। चलिए आगे भी देखते हैं। तो विशेषता में अगला है कि कुछ जो है भारतीयों को मिला है, तो इनमें से कुछ विदेशियों को भी मिला है, यानी कि इसमें से कुछ है सिर्फ भारतीयों के लिए है, और इसमें कुछ जो मौलिक अधिकार है यह विदेशियों के लिए भी, जो विदेशी मूल के लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, उसको भी दिया गया है। आगे हम देखेंगे कौन सा है। फिर हम बात करें तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि लिमिटलेस नहीं है, इसमें भी लिमिटेशन लगा हुआ, युक्त प्रतिबंध के साथ जो है हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमारा अधिकार है गाना सुनना, लेकिन अगर हम कहीं शांत वाले एरिया में, कहीं हॉस्पिटल चल रहा है या कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां जाकर के गाना सुनेंगे तो दूसरे का अधिकार का हनन है। तो अधिकार तो है लेकिन युक्त प्रतिबंध के साथ, यानी कि वहां तक हमारा अधिकार है जहां तक दूसरे के अधिकार का हनन ना हो। हम आगे इसको और भी डिटेल से देखेंगे। फिर है कि आपातकाल के दौरान जो है कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। एक्सेप्शन है कि 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कब, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के टाइम। मौलिक अधिकार फिक्स नहीं है, ठीक। संसद के द्वारा इसे जरूरत पड़ने पर कटौती कर सकते, उसमें संशोधन करके वो कम या उसे घटाया बढ़ा सकता है। कौन, संसद बढ़ा सकता है। किसके द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि यह मौलिक अधिकार जो है फिक्स नहीं है। अगला है इसकी विशेषता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह नियोजित है, यानी कि हम इसके लिए, इसके खिलाफ, इसकी मांग को लेकर के हम कहा जा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय जा सकते हैं। वहीं अगर डीपीएसपी का बात करें तो यह नियोजित नहीं है, यानी कि उसको लेकर के हम नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, इस प्रकार का अधिकार अगर डीपीएसपी में है तो हमें मिलना ही चाहिए, वह राज्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय है। अब हम आगे एक एक करके फंडामेंटल राइट का जो 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया। राज्य का परिभाषा क्या होगा, यह अनुच्छेद 12 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का बात किया गया। अनुच्छेद 13 को मोटे मोटे तौर पे समझे कि फंडामेंटल राइट जो है, अगर कोई लॉ बन रहा है, कोई नियम कानून अगर संसद के द्वारा बन रहा है, अगर वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, यानी कि उसको जो है कम कर रहा है, तो वह लॉ जो है निरस्त या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जहां तक वह लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो वहां तक उस नियम को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं आर्टिकल 13 में दिया गया है, और यही कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा का आधार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह चेक कर सकता है किसी भी लॉ का कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उस लॉ को शून्य या निरस्त घोषित कर दिया जा सकता है। उतना ही, यानी कि पूरा नहीं, यानी कि जितना तक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो उतना। जैसे कि मान लीजिए एक आलू है, आलू का कोई भाग सड़ गया है, तो हम पूरा आलू तो नहीं फेंकते हैं, तो जहां तक आलू खराब है वहां तक काट करके उसको हटा देते हैं। उसी प्रकार कोई भी अगर नियम है, लॉ है, तो उस लॉ को भी जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है वहां से जो है हम उसको निरस्त यानी कि उसको हटा सकते हैं। फिर आगे है 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। फिर 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। देखिए 31 जो था, आर्टिकल 31, यह संपत्ति का अधिकार है, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में खत्म कर दिया गया है, और अब इसे जो है अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अगर हम आगे बात करें, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा, बाबा साहेब के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया। यानी कि जब भी किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो हम इसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। यह 5 प्रकार का आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है यह न्यायालय, और कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन से जो है रोकता है, हमें जो है फंडामेंटल राइट प्रदान करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत यानी संवैधानिक उपचार, इसको ही बाबा साहेब अम्बेडकर जो है संविधान का आत्मा कहते हैं। आगे हम बात करें तो 5 प्रकार का रिट में कौन कौन सा है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो भी जिसको भी हिरासत में लिया जाता है, बंदी बनाया जाता है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब ये हुआ। फिर है परमादेश, यानी कि सरकारी अधिकारियों को व्हाट टू डू, यानी क्या करने का, उसका उद्देश्य क्या, उसका अधिकार क्या है, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, यानी कि परमादेश यानी आदेश देने का काम करता है कौन, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। फिर जो है प्रतिषेध, यानी कि रोकता है, यानी कि जो भी न्यायालय क्षेत्र से बाहर है, अगर मान लीजिए कोई भी निचले स्तर का न्यायालय है, वह जो है न्यायालय क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो उसे रोकता है। रोकने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर वह अपने लिमिट से बाहर कर रहा है तो उसे रोकेगा, रोकने का काम करेगा। अगला वर्ड है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है कि जो भी मुकदमा निलंबित है या जो भी केस मुकदमा राष्ट्रहित के लिए है, उसको जो है उत्प्रेषण, यानी कि मुकदमा मेरे पास ला। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो वहां से हाई कोर्ट ले लेगा, हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का जो है मुकदमा जो है खुद जो है मांग लेगा। कौन मांग लेगा, सुप्रीम कोर्ट मांग लेगा, ताकि मुकदमा पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, कार्रवाई हो, अगर वह मामला देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। तो इस उत्प्रेषण का मतलब है मुकदमा मेरे पास ला। एक है जो कि लास्ट अधिकार प्रेक्षालेख, यानी कि जो भी सरकारी अधिकारी है उसका योग्यता का जांच करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार का रिट है उसमें से सरकारी अधिकारियों का योग्यता की जांच। तो इस प्रकार जो हम आर्टिकल 32 देख लिए, और आर्टिकल 32
जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और भीमराव अंबेडकर जो है इसे संविधान का आत्मा कहते हैं। अब है आर्टिकल 33, इसमें सेना और पुलिस का जो फंडामेंटल राइट है, संसद द्वारा इसे कम किया जा सकता है, इसके फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है देश हित में, यानी कि सुरक्षा को देखते हुए इसके फंडामेंटल राइट को कम कर दिया जा सकता है, जिसके द्वारा संसद करेगी यह काम। फिर एक आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में एक आता है, जिस एरिया में अगर मान लीजिए किसी शहर में मार्शल लॉ लगा है तो वहां के लोगों के लिए उस क्षेत्र में फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए नहीं, जब तक मार्शल लॉ रहेगा तब तक। फिर आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकार जो है, इस पे कानून बनाने का विषय जो है संसद के पास, यानी संसद के पास अधिकार है कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार पे क्या बना सके, कानून बना सके। कैसे बनाएगा? वो संविधान संशोधन करके बनाएगा। इस प्रकार हम अब जो है डिटेल से एक एक करके अधिकारों को देखते हैं। मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार का अधिकार है वर्तमान में, उसको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं, जो कि एक हम देख लिए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा तो पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार एवी डाइसी है, एक ब्रिटेन की विधिवेत्ता, उसके अनुसार कि विधि के समक्ष सभी समान है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अलावा दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जिसका मतलब है वह विधि का उल्लंघन कर रहा है, तभी उसको दंडित किया जा सकता है। यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, यानी कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। यह आर्टिकल ये जो है 14 से 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, वही बात जो बोले हैं। फिर आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव को निषेध करती है, रोकती है। ठीक। आर्टिकल 16 में है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार। फिर आर्टिकल 17 का अगर बात करें तो यह अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, और अस्पृश्यता यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, यह आर्टिकल 17 में कहा गया। फिर आर्टिकल अगर 18 का बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत, जो भी टाइटल है इसका खात्मा कर दिया गया, जैसे सर, राय बहादुर, राजा, जो भी ये सब अंग्रेज के टाइम में दिया जाता था। यानी कि उपाधि कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। ठीक। कुछ उपाधि जो कि साइना उना में है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, वो ले सकते हैं। बाद में कि इस टाइप का जो है यह उपाधि का अंत कर दिया गया, ताकि सभी लोगों में एक समानता का भाव, कोई जो है सभी को लगे कि कानून सभी के लिए बराबर है। इस प्रकार जो है 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी था। अब हम आगे 19 से लेकर के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 के बीच अगर हम बात करें एक एक करके, 19 में है कि अभिव्यक्ति की आजादी, यह 6 प्रकार की है। ठीक ना, 6 प्रकार की है। पहला है कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी, यानी बोलने की स्वतंत्रता है तो हम, मेरा जब मन होगा तब बोलेंगे, मेरा जब मन नहीं हुआ तो हम नहीं भी बोल सकते। तो नहीं बोलने की स्वतंत्रता, यानी शांत रहने, चुप रहने की भी जो अधिकार है, यह कहीं न कहीं आर्टिकल 19 के तहत है। फिर 19 में है कि शांतिपूर्ण रूप से सभा करने की स्वतंत्रता है। फिर आगे है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर आर्टिकल 35A को हटाया गया, तब से जाकर के पूरा देश में यह नियम सभी जगह समान है। कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने पसंद का आजीविका या रोजगार कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया गया आजादी, जो इसमें युक्त प्रतिबंध है, यानी कि देश की अखंडता, एकता पर कोई भी असर ना पड़े। ठीक। तो इस प्रकार जो है हम जो है ये शांतिपूर्ण रूप से सभा का गठन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, भारत में स्वतंत्र घूम सकते हैं, किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे इस व्यवहार से देश के अंदर
जो सुरक्षा है, जो आंतरिक सिक्योरिटी है, इसमें कोई भी प्रकार का बाधा न हो, एकता अखंडता किसी भी प्रकार से कम न हो। फिर आगे है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में अपराध के मामले में संरक्षण के बारे में दिया गया है, यानी कि कोई भी जब अपराधी जब अपराध किया है तो उसी समय के कानून के द्वारा उसे सजा मिलने का प्रावधान होगा, या नहीं कि अगर 10 साल पहले किया है तो आज के दौर में जो कानून है उससे नहीं, उस समय जो कानून था उसी के आधार पर इसे सजा मिलेगी। फिर एक खुद के विरुद्ध गवाही का वैल्यू नहीं होगा, यानी कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, यह आर्टिकल 20 में दिया गया है। फिर है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही बार उसे सजा मिलेगी। फिर आर्टिकल 20 के बाद है आर्टिकल 21 में है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि व्यक्ति अपने मनपसंद से आजीविका यानी कि रोजगार कर सकता है, अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकता है, ये आर्टिकल 21 में। अगर आर्टिकल 21A का बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। पहले यह डीपीएसपी में था आर्टिकल 45 में, लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम देख लिए। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का भी अगर शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध जो है हमें फंडामेंटल राइट यानी कि अधिकार मिला है। जैसे आर्टिकल 23 में दिया है मानव तस्करी, मानव तस्करी यानी कि इंसानों को खरीद फरोख्त करना, बेचा जाना अवैध रूप से। फिर बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी यानी कि बेगारी टाइप का करवाना, यानी कि बिना पैसे का काम करवाना, तो ये सब पे कहीं ना कहीं रोक लगाता है आर्टिकल 23, तो कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर आर्टिकल 24 में है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है, और साथ ही साथ जो भी खतरनाक व्यवसाय है, उद्योग है, वहां पे 14 से लेकर के 18 साल के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता है, यह आर्टिकल 24 में दिया गया। अब हम देखते हैं, अभी देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म का अधिकार। तो अगर हम आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है आर्टिकल 25 में दिया है किसी भी धर्म को मानने या उसका पालन करने, प्रचार करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि राज्य किसी पे दबाव नहीं बनाएगा, वो अपने मन से, अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते, उसका पालन कर सकते। लेकिन हाँ, जबरन धर्मांतरण जो है यह जो है गैर कानूनी है, यह प्रतिबंध है, और यह जो है कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है। क्या? जबरन धर्मांतरण। लेकिन अपने मन से किसी भी धर्म का कोई भी मान सकता, उसका पालन कर सकता, प्रचार कर सकता, यह आर्टिकल 25 के द्वारा अधिकार दिया गया। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 26 में, तो आर्टिकल 26 में है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, उसको चलाने का अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं का कोई भी व्यक्ति प्रबंधन कर सकता है। फिर आर्टिकल 27 में कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर आर्टिकल 28 से है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। तो इस प्रकार हम देख लिए ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखते हैं आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक है, ये हमारा आखिरी अधिकार होगा, यानी कि 6 प्रकार में से 5 देख लिए हैं, और यह जो है हमारा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह केवल अल्पसंख्यकों को है, जो कि भाषाई आधार पे या धार्मिक आधार पे जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी अल्पसंख्यक मतलब जो कम जनसंख्या में है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, तो उनको यह अधिकार दिया गया है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 है, यह अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करती है, यानी कि आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का रक्षा कर सकता है। फिर आर्टिकल 30 में भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी कि वो अपने संस्कृति को, अपने भाषा को, अपनी लिपि को बढ़ाने के लिए, उसको बरकरार करने के लिए, ठीक ना, तो शिक्षा संबंधी प्रावधान वो कर सकता है। इसमें राज्य जो है उसका मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो इस प्रकार जो हम फंडामेंटल राइट देख लिए हैं।
फंडामेंटल राइट जो कि 12 से लेकर के 35 तक था। फंडामेंटल राइट कहीं न कहीं जो है सरकार के निरंकुशता से हमें बचाता है। यह नागरिकों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। यह लोकतांत्रिक देशों में लोगों को अधिकार देने का काम करता है। समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको खत्म करने या कम करने का काम करता है। ठीक ना, समाज में लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का काम करता है। इस प्रकार जो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है। अब जो है हमारे जो अगला लेक्चर में होगा वो डीपीएसपी होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू।